एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 4 और इसमें आज करेंगे हम संघ कोर डेटा। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी की वीडियो देखें ताकि आपको ये क्लास समझ में आ सके, क्योंकि ये क्लास में आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। शुरू करते हैं आज की क्लास। संघ कोर डेटा, जिसे रज्जुकी भी कहते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। जो कशेरुकी संघ के प्राणी होते हैं उनके 3 मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वतः सममिति त्रिकोरकी परगुही प्राणी हैं। कैसे हैं? द्विपार्श्वतः सममिति। अब सममिति, कोरकी, परगुही शब्द की डेफिनेशन आपको अब तक समझ में आ गई होगी। अपना चैप्टर कंप्लीट होने को आया है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैंने पीछे हर एक संघ में इनको एक्सप्लेन किया है, आज भी कर देती हूँ। द्विपार्श्व सममिति कैसी होगी? जिसको दाएं से बाएं काटेंगे तो क्या करेगी? 2 समरूप भागों में डिवाइड होगा प्राणी। अर्रीय सममिति कैसी होगी? किसी भी अक्ष से प्राणी को काटो वह समान भागों में बंटित होगा। और त्रिकोरकी क्या होता है? जिसका भ्रूणीय स्तर 3 स्तरों में बना हो। कौन सा? आंतरिक, मध्य, बृहा। द्विकोरकी कैसा होगा? जिसमें मध्य स्तर नहीं होता, केवल बृहा और आंतरिक स्तर होता है। परगुही प्राणी कैसे होते हैं? जिनमें गुहा प्रेजेंट हो। अपरगुही प्राणी कैसे होते हैं? जिनमें गुहा एब्सेंट हो। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। अब अंग तंत्र स्तर का संगठन कैसा होगा? कोशिकीय स्तर का संगठन कैसा होगा? उत्तकीय स्तर का संगठन कैसा होगा? ये भी हम लास्ट बार रिपीट कर देते हैं। आपके दिमाग में ये बातें अच्छे से बन चुकी होंगी अब तक, क्योंकि हम इनको हर एक संघ में एक्सप्लेन करते आए हैं। कोशिका स्तर का संगठन कैसा होगा? शरीर संगठन जो कोशिकाओं से बना हो, जिसके शरीर के अंदर केवल कोशिकाएं कार्य करती हो। उत्तक स्तर का शरीर संगठन कैसा होता है? कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और उस शरीर के अंदर उत्तक कार्य करते हैं, उसे उत्तक स्तर का शरीर संगठन कहेंगे। और अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन किसे कहेंगे? जब कोशिकाओं से उत्तक बनता है और उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं और जिस शरीर के अंदर अंग कार्य करे उसे अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन बोलेंगे। इसमें गुदा, पश, पूंछ तथा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब गुदा, पश, पूंछ क्या होती है? मतलब गुदा की साइड पीछे की ओर पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ। और बंद परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? जिसके अंदर हृदय से अंगों तक रक्त, सीरा और ध्वनियों के द्वारा आदान प्रदान होता है। अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना बताई गई है। नीचे एक सारणी है। पहले हम ये डायग्राम देख लें एनसीईआरटी का। रज्जुकी की विशिष्टताएं, इसमें क्या है? मेरुदंड होता है एक, तो ये पृष्ठ रज्जु होता है, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। गुदा, पश में पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ। आगे हम इनकी ये विशिष्ट लक्षणों की तुलना देखते हैं। पहले क्या है? रज्जुकी और अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। रज्जुकी में प्रेजेंट होगा, अरज्जुकी में एब्सेंट होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला तथा एकल होता है रज्जुकी में तो। और अरज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। इसमें एकल होगा तो इसमें कैसा होगा? दोहरा। रज्जुकी में क्या होगा? घर्षण में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, अरज्जुकी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। रज्जुकी में हृदय अधर भाग में होता है और इसमें हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित होता है तो। रज्जुकी में एक गुदा, पश, पूंछ उपस्थित होती है। पूंछ मतलब पूंछ। गुदा, पश, पूंछ अनुपस्थित होती है अरज्जुकी में। आगे देखते हैं हम।
संघ कोर्डेटा है, उसके आगे उपसंघ है, उनके बारे में देखते हैं। संघ कोर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित होता है। अब कोर्डेटा के कितने उपसंघ हैं? 3। याद कर लीजिए, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। कौन कौन से? यूरोकोर्डेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, स्फेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। संघ कोर्डेटा के कितने उपसंघ हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, सिर्फ सुनते नहीं रहना है, आपको अपनी जबान से बोलना भी है। बोलिएगा, यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, स्फेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब जिस किसी ने भी बोलने में आलस किया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं प्लीज। अब की बार साथ साथ जरूर बोलिएगा, आपका एहसान रहेगा। यूरोकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा, स्फेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। आगे देखते हैं। उपसंघ यूरोकोर्डेटा तथा स्फेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेटा कहा जाता है। क्या? जो यूरोकोर्डेटा और स्फेलोकोर्डेटा है, इसे क्या कहेंगे सामान्यतः? प्रोटोकोर्डेटा। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। कैसे हैं? समुद्री प्राणी। यूरोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जो यूरोकोर्डेटा है उसमें पृष्ठ रज्जु किस में पाई जाएगी? केवल लार्वा की पूंछ में। जबकि स्फेलोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है। स्फेलोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु कैसे फैली होगी? सिर से लेकर पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल। यूरोकोर्डेटा में हम कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे? यूरोकोर्डेटा में एडिशिया, सेल्पा, डेलियोलम। और स्फेलोकोर्डेटा में कौन कौन से लेंगे? ब्रेंकियोस्टेमा, एम्फियोकोकस या लेसलेट। अब एक बार फिर से इनको रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा दिमाग में ये बन जाए ये वर्ड। यूरोकोर्डेटा, इसमें कौन से एग्जाम्पल लेंगे? प्लीज़ साथ रिपीट कीजिएगा। एसिडिया, सेल्पा, डेलियोलम। कौन कौन से? एसिडिया, सेल्पा, डेलियोलम। स्फेलोकोर्डेटा में हम कौन कौन से लेंगे? ब्रेंकियोस्टेमा, एम्फियोकोकस या लेसलेट। स्फेलोकोर्डेट में ब्रेंकियोस्टेमा, एम्फिकोकस या लेसलेट। आगे देखते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। जो कशेरुकी संघ के प्राणी हैं उनमें पृष्ठ रज्जु किस अवस्था में पाई जाएगी? भ्रूणीय अवस्था में। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं पृष्ठ रज्जु किस में चेंज हो जाएगी? अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में। कशेरुकी की रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। जो कशेरुकी है वो रज्जुकी है, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय हृदय होता है। क्या है? 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। वृक्क किसका कार्य करेंगे? उत्सर्जन और जल संतुलन का कार्य करेंगे। तथा पंख, जिसे फिन कहते हैं, या फिर पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मत उपांग होते हैं। क्या है? पंख या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। इस तालिका को देखते हैं हम और समझते हैं। ये किसकी तालिका है? वर्टिब्रेटा की। डिवीजन, इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो जबड़े के, जिसमें जबड़े का भाव होता है उनको तो रखा गया एनेस्थोमेटा में, एनेस्थोमेटा में। और जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं उनमें नेथस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, एनेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? जबड़े के आधार पर। एक में जबड़े प्रेजेंट होते हैं, एक में जबड़े एब्सेंट होते हैं। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा ये नाम। एनेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। ऐसे मतलब जिसमें
कोई चीज एब्सेंट हो। एनेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, कौन कौन से दो भाग है? एनेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा में कौन सा वर्ग आएगा? साइक्लोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा में कौन सा वर्ग आएगा? साइक्लोस्टोमेटा। आगे फिर नेथोस्टोमेटा को दो भागों में बांट दिया, कौन कौन से? एक तो पीसीज जिसमें पंख उपस्थित होते हैं, एक टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा का क्या मतलब होता है? चार, पोडा मतलब पेड़, चतुष्पाद, चतु का मतलब चार, स्पाद मतलब पेड़, पाद उपस्थित होते हैं। अब उनमें कौन कौन से दिखाए गए हैं? पंखमाले में कौन कौन से दो वर्ग कर दिए? कॉन्ड्रिकथीज, ओस्टिकथीज, जिसमें पंख उपस्थित होते हैं उसके दो वर्ग है, कॉन्ड्रिकथीज, ओस्टिकथीज। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा नाम, कॉन्ड्रिकथीज, ओस्टिकथीज। और जिसमें चार पैर वालों में कौन कौन से भागों में बांट दिए गए? एम्फीबिया में, रेप्टेलिया में, एवीज में, मेमेलिया में। कौन कौन से में? एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज, मेमेलिया। फिर से देख लेते हैं, वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन? एनेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा में कौन सा वर्ग आएगा? साइक्लोस्टोमेटा। फिर नेथोस्टोमेटा आगे दो भाग फिर डिवाइड कर दिए, एक तो पीसीज पंख उपस्थित हो, एक टेट्रापोडा के आधार पर, पाद की उपस्थिति के आधार पर। जब जिसमें पंख उपस्थित होते हैं उसमें दो वर्ग आएंगे, कौन से? कॉन्ड्रिकथीज, ओस्टिकथीज। और जिसमें पाद उपस्थित होते हैं उसमें चार वर्ग आएंगे, कौन कौन से? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। अब हम इन्हीं को डिटेल से पढ़ेंगे एक एक वर्ग करके। ये इनका डायग्राम दिखा रखा है, कॉन्ड्रिकथीज मछलियों के उदाहरण दिखा रखे हैं। सबसे पहले हम कौन से करेंगे? साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर कौन सा डायग्राम दिखाया गया है? साइक्लोस्टोमेटा का जबड़ा रहित कशेरुक पेट्रोमाइजन। ये किसका एग्जाम्पल है? साइक्लोस्टोमेटा का। इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के ब्रहा परजीवी होते हैं। क्या है कि जो साइक्लोस्टोमेटा है वर्ग के कुछ प्राणी है, सभी प्राणी कुछ मछलियों के ब्रहा परजीवी होते हैं, मतलब उनके बाहर पर परजीवी के रूप में रहते हैं, मतलब उन मछलियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। श्वसन के लिए इनमें क्या होते हैं? 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है, मतलब इनके अंदर जबड़े तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो कैसा होगा मुख? चूसक रूप में। इनके शरीर पर स्कल तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। क्या? स्कल भी एब्सेंट होते हैं और युग्मित पंख भी इसमें अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। कपाल और मेरुदंड कैसा होगा? उपास्थिल। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होगा। कैसा? हृदय से रक्त अंगों तक धमनी और शिरा के द्वारा लाया ले जाया जाएगा। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन की आवश्यकता हो तो कहाँ जाएंगे? अलवणीय जल में। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। अपने बच्चों को पैदा करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं और लार्वा कायांतरण के बाद किस में आ जाएंगे? फिर से समुद्र में आ जाएंगे। जनन के लिए साफ पानी में जाते हैं, मीठे पानी में जाते हैं और फिर वापस जीने अपना जीवन जीने के लिए फिर से समुद्र में आ जाते हैं, और जो बच्चों को पैदा करते हैं वो मर जाते हैं। उदाहरण इनमें किसका लेंगे हम? पेट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्रे कहते हैं, मिक्सिन, हैगफिश। याद कर लीजिएगा, साइक्लोस्टोमेटा में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे का तथा मिक्सिन हैगफिश का। किसका? पेट्रोमाइजिन लैम्प्रे तथा मिक्सिन हैगफिश का। अब हमने ये पेट्रोमाइजिन के यहाँ पे ये डायग्राम देखा था, ये किसका है? पेट्रोमाइजिन का। जिसे आगे हम देखते हैं वर्ग कॉन्ड्रिकथीज। ये कौन से होते हैं? जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं। कैसे हैं? धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इनका अंतः कंकाल उपास्थिल होता है। कैसा होता है? उपास्थिल।
मुख अधर पर स्थित होता है। कहाँ पर? अधर पर। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है। चिरस्थायी क्या मतलब जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसमें पृष्ठ रज्जु कैसी होगी? चिरस्थायी। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं। क्लोम छिद्र इसमें कैसे होंगे? अलग अलग होंगे तथा प्रच्छद ओप्रकुलम से ढके नहीं होते। खुले होंगे, ओप्रकुलम या प्रच्छद से ढके नहीं होते क्लोम छिद्र। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाभ सलयुक्त होती सलक युक्त होती है। साइक्लोस्टोमेटा में स्कल अनुपस्थित है और इसमें स्कल प्रेजेंट होते हैं। पटाभ स्कल युक्त होती है त्वचा। पटाभ दांत पटाभ स्कल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। क्या है? जो पटाभ दांत है वो पटाभ स्कल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जबड़े बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। ये सब मछलियां हैं। कैसी है? सभी मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। मतलब इनमें वायु कोश क्या है? एब्सेंट है। तो इसकी अनुपस्थिति के कारण ये लगातार तैरती रहती है ये मछलियां। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। इनमें कैसा होता है? हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसमें एक आलिंद एक निल्य होता है। 2 प्रकोष्ठ वाला होगा, सिर्फ एक आलिंद और एक निल्य। इनमें कुछ विद्युत अंग होते हैं। विद्युत जो बिजली बनाते हैं, टोरपीडो। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना अंडरलाइन कर लीजिएगा। विद्युत अंग कौन सी मछली में पाया जाता है? टोरपीडो में। ये आपकी लेबोरेटरी में होंगी ये मछली। कुछ में विषदंश ट्राइगोन होते हैं। विषदंत कौन सी मछली में प्रेजेंट होता है? ट्राइगोन में। ये असमतापी पोइकिलोथर्मिक होते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा। असमतापी कैसे होते हैं? जिनका शरीर का तापमान समान नहीं होता। मतलब नहीं, जिनके शरीर का तापमान समान नहीं होता, एक समान नहीं होता, पोइकिलोथर्मिक कहेंगे उन्हें। अर्थात इनमें शरीर को ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। शरीर के ताप को ये नियंत्रित नहीं कर सकते। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर और मादा कैसे होंगे? अलग अलग। नर में श्रोणि पंख में आलंगिक क्लेप्सर पाए जाते हैं। नर में क्या पाएंगे? श्रोणि पंख, उसमें आलंगिक क्लेप्सर बोलते हैं जिसे प्रेजेंट होते हैं। निश्चेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। जरायुज क्या होंगे? जो बच्चों को जन्म देंगे। अन्य प्रजनक जो अंडे पे देते हो और जरायुज जो बच्चे को जन्म देते हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे? स्कोलियोडोन कुत्ता मछली बोलते हैं। प्रिस्टस आरा मछली बोलते हैं। कारकेरोडोन विशाल सफेद शार्क। ट्राइगोन हेल शार्क। अब मेरे साथ साथ आप प्लीज़ रिपीट कीजिएगा इन बड़े बड़े नामों को, ताकि आप खुद से पढ़े तो आपको ये देख के जाने पहचाने लगे और आपके दिमाग में इन नामों के अच्छी सी छवि बन जाए लाइफ टाइम के लिए। स्कोलियोडोन जिसे क्या बोलेंगे? कुत्ता मछली। प्रिस्टिटस जिसे क्या बोलेंगे? आरा मछली। कारकेरोडोन जिसे विशाल सफेद शार्क कहेंगे। ट्राइगोन फेल शार्क। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, अपने पैसे नहीं लग रहे हैं बल्कि नींद ही उड़ रही है। स्कोलियोडोन कुत्ता मछली। प्रिस्टिटस आरा मछली। कारकेरोडोन विशाल सफेद शार्क। ट्राइगोन हेल शार्क। आगे हम देखते हैं वर्ग ओस्टिकथीज। इससे पहले इनके डायग्राम ये दिखाए गए हैं ऊपर, उसको देख लेते हैं। ये किसका डायग्राम है? कुत्ता मछली और आरा मछली का। ये कौन सी है? कुत्ता मछली। और ये कौन सी है? आरा मछली। आरा मछली को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके ऊपर आरे की नुमा एक संरचना होती है। आरे से हम क्या करते हैं? पेड़ को काटते हैं। ऐसे जो आरा दिखाई नहीं होता नहीं है, उससे हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटते हैं। तो इसे हम क्या नाम दे दिया? आरा मछली। ऐसी इसकी शेप होती है। वर्ग ओस्टिकथीज, इसके बारे में देखते हैं अब हम।
इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। ओस्टिकथीज की मछलियाँ हैं वो कैसी होंगी? लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों में पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। कैसा होता है? अस्थिल होता है। इनका शरीर धारारेखित होता है। कैसा? धारारेखित। मुख अधिकांशतः अगर सिरे के अंत में होता है। मुख कहाँ पर होगा? आगे के सिरे के अंत में। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद ओप्रिकुलम से ढके रहते हैं। कॉन्ड्राक्थिज में ये प्रच्छद एब्सेंट था और इसमें प्रेजेंट है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर से प्रच्छद से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोसोइड टिनोइड स्लग से ढकी रहती है। कौन से स्लग पाए जाते हैं इनमें? साइक्लोसोइड और टिनोइड। कौन कौन से? साइक्लोसोइड और टिनोइड स्कल इसमें पाए जाते हैं। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है। वायु कोश की हेल्प से ये डूबते नहीं है। क्या क्या प्रेजेंट होता है इनमें? वायु कोश। कॉन्ड्राक्थिज में वायु कोश एब्सेंट था। वायु कोश किस में हेल्प करते हैं? तैरने में। जो उत्प्लावन में सहायक है। उत्प्लावन मतलब तैरना। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक आलिंद और एक नील्य। ये सभी असमतापी होते हैं। ये भी कॉन्ड्राक्थिज में भी ये फीचर थे। उनमें भी हृदय 2 प्रकोष्ठ का था, एक आलिंद और एक नील्य, और वो भी सभी क्या थे? असमतापी थे, जो इनमें अपने ताप को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। वो जरायुज थे, ये कैसे है? अंडज, जो अंडों को देते हैं। निषेचन प्राय ब्रहा होता है। कैसा होता है? ब्रहा। परिवर्धन प्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष। अब इसमें हम उदाहरण कौन कौन से देखेंगे? समुद्री एक्टोसिस्ट उड़न मछली कहते हैं जिसे। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा कहते हैं। अलवणीय येलोबियो रोहू कहेंगे। कतला क्लेरियस मांगुर कहेंगे। एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश कहेंगे। पेट्रोइसम एंगज मछली कहेंगे। एक बार मेरे साथ साथ आप इन उदाहरणों को देखेंगे, याद करेंगे। बोलिए, साथ साथ बोलिएगा। समुद्री एक्सोसिस्ट। क्या? समुद्री एक्सोसिस्ट, जिसे उड़न मछली कहते हैं। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। अलवणीय येलोबियो रोहू। अलवणीय येलोबियो रेहू। कतला क्लेरियस मांगूर। एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश। पेट्रोइप्सम एंगज मछली। एक बार फिर से रिपीट करना चाहे तो कर लीजिएगा। एक्सोसिस्टस उड़न मछली। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। अलवणीय येलोबियो रोहू। कतला क्लेरियस मांगुर। एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश। पेट्रोइसम एंगज मछली। इसमें हिप्पोकैम्पस का डायग्राम दिखाया गया है। अस्थिल मछली, कटला और हिप्पोकैम्पस का। ये किसका डायग्राम है? हिप्पोकैम्पस मछली का। और ये किसका है? कतला का। ये खाने में सबसे ज़्यादा यूज होती है। आगे हम करेंगे एम्फीबिया वर्ग, जिसे क्या बोलते हैं? उभयचर। उभय मतलब 2, चर मतलब जीवन, या फिर चर मतलब चलने वाला, 2 स्थानों पे चलने वाला। जैसा कि नाम से इंगित है, एम्फीबिया। एम्फी मतलब 2, बायोस मतलब जीवन, उभय मतलब 2, चर मतलब जीवन या फिर चलना। 2 स्थानों पे चल सकते हो, जल और स्थल पर चल सकते हैं। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। अपना जीवन वो जल और स्थल दोनों पर व्यतीत कर सकते हैं। इनमें अधिकांश 2 जोड़ी पैर होते हैं। सिर धड़ में विभाजित होता है। सिर तथा धड़, शरीर है ना, वो सिर और धड़ में विभाजित होगा। क्या है कि जो उभयचर है उनमें अधिकांश 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने? 2 जोड़ी। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होगा। कैसा होगा? सिर तथा धड़ में विभाजित होगा। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। कुछ में क्या होगी? पूंछ उपस्थित होगी। उभयचर की त्वचा नम सलक रहित होती है। कैसी? त्वचा नम होगी, क्योंकि ये जब जल में जाते हैं तो त्वचा की सहायता से श्वसन कर सकते हैं। इनकी त्वचा कैसी होगी? नम होंगी।
नेत्र पलक वाले होते हैं। कैसे होते हैं? पलक प्रेजेंट होती है इनके नेत्र पर। बर्हाकरण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। बाहरी कान की जगह क्या पाया जाएगा? कर्णपटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जीवन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं। आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ कैसे होगा? एक कोष्ठ में खुलेंगे, जिसे अवस्कर कहते हैं। क्या कहेंगे? अवस्कर। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आहार नाल, मूत्राशय, जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अवस्कर कहते हैं। आपको ये जो नाम आते हैं अलग से, उनकी डेफिनेशन पक्का पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। अवस्कर क्या है, मैलपेगी नलिका क्या है, ऐसे। या फिर आप नीट की या फिर कोई टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम की कोई तैयारी करें तो उनमें 4 ऑप्शन होंगे, उनके बारे में दिया गया होगा। तो आप प्लीज़ इन नामों की डेफिनेशन कभी मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बाहर खुलता है, श्वसन कुलोम, फुस्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। श्वसन कुलोम, फुस्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। अब तक हृदय कितने प्रकोष्ठ का चल रहा था? 2 प्रकोष्ठ का, एक नील्य और एक आलिंद। लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया? 3 प्रकोष्ठ का। उभयचर में हृदय कैसा होगा? 3 प्रकोष्ठ का होगा। लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 आलिंद, 1 नील्य। अब इसमें आलिंद कितने होंगे? 2 आलिंद होंगे, 1 नील्य होगा। ये असमतापी प्राणी है। ये भी क्या है? असमतापी है। अपने शरीर के तापमान को नियंत्रण नहीं कर सकते। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। और निश्चेचन बरहा है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं। क्या करेंगे? अंडे देंगे। अंडों का उत्सर्जन करेंगे, मतलब अंडे देंगे। तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष लार्वा के द्वारा होता है। विकास परिवर्धन कैसा होगा? प्रत्यक्ष और लार्वा के द्वारा। उदाहरण देखते हैं इनमें। ब्यूफो टोड, राणा ट्रिगेना मेंढक, हाइला वृक्ष मेंढक, सैलमेंड्रा सैलमेंडर, इक्विथियोफिस पादरहित उभयचर। हम उभयचर में किसका, एम्फीबिया में किस किस के उदाहरण को देखेंगे? ब्यूफो टोड, राणा ट्रिगाना मेंढक, हाइला वृक्ष मेंढक, सैलमेंड्रा सैलमेंडर, इक्वियोथोफिस पादरहित उभयचर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, याद हो जाएंगे। वैसे तो इजी है, आपको पता है ये सभी मेंढक की वैरायटी के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। ब्यूफो टोड, राणा ट्रिगेना मेंढक, हाइला वृक्ष मेंढक, सैलमेंड्रा सैलमेंडर, इक्वियोथोफिस पादरहित उभयचर। इसके डायग्राम देखते हैं। ये दिखाया गया है सैलमेंडर और मेंढक का डायग्राम। ये क्या है? सैलमेंडर। ये क्या है? मेंढक, जो अपने घरों में मिलता है। सर्दियों में आते हैं, ये गर्मियों में आते हैं, सॉरी। वर्ग सरीसृप। सरीसृप मतलब सांप वाले जैसे होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं प्राणी। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। सरीसृप नाम इनका क्यों है? प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन मतलब चलने की क्रिया के कारण है। वो क्या कैसे करते हैं? रेंग के या सरक कर चलते हैं। लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रेप्टम, रेंगना या सरकना। लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रेप्टम से रेंगना या सरकना होता है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है। कैसे हैं? स्थलीय, जिनका शरीर सूक्ष्म शलक युक्त त्वचा से ढका रहता है। कैसा? सूक्ष्म शलक युक्त त्वचा होगी। जबकि जो उभयचर होते हैं उनमें शलक एब्सेंट होते हैं, त्वचा कैसी होती है? नम होती है। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बृहत्त्वचीय शलक या परशलक पाए जाते हैं। क्या? केराटिन द्वारा निर्मित बृहत्त्वचीय शलक अथवा परशलक पाए जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इसके द्वारा मैं एक बात बताती हूँ। आपने सुना होगा सांप की केंचुली। ये जब सांप की पुरानी हो जाती है तो वो उतार देता है, तो वो क्या है? केराटिन से निर्मित बृहत्त्वचीय शलक। वो क्या होगी? केराटिन से निर्मित बृहत्त्वचीय। सांप की क्या है? बृहत्त्वचीय। और किससे बनी होगी? केराटिन से। इसमें बृहकर्ण छिद्र नहीं पाए जाते।
ब्रहा कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, मतलब सांप के अंदर कान नहीं होते। कर्णपटल ब्रहा कान का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वो सांप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कर्णपटल। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं, किसी में 2 जोड़ी पैर उपस्थित हो भी सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होगा। कैसा होगा? 3 प्रकोष्ठ का। लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। ये लाइन आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मगरमच्छ में कैसा होगा? 4 प्रकोष्ठ वाला होगा। बाकी में तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होगा, 2 वाली देख लीजिए, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होगा। सरीसृप असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी स्लग को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। ये लाइन यहाँ पर आ गई। सर्प तथा छिपकली अपनी स्लग को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होगा। ये सब अंडज है, अंडे को देते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसमें हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे? किलोन टर्टल, टेस्टुडो टोस्टोई, कैमलियन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस घड़ियाल, हेमिडेक्टाइलस घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प जैसे नाजा, कोबरा वगैरह, क्रेत, वाइपर। अब हम सरीसृप में किसका एग्जाम्पल लेंगे? मेरे साथ प्लीज बोलने का कष्ट कीजिए, आपकी नींद उड़ जाएगी। किलोन टर्टल, टेस्टुडो टोस्टोई, हम इन्हें अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं? कछुआ। कैमलियन वृक्ष छिपकली, कैमलियन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, कैलोटस कौन सी होगी? बगीचे की छिपकली। एलिगेटर, क्रोकोडाइलस घड़ियाल, हेमिडेक्टाइलस घरेलू छिपकली। जहरीले सर्प जैसे नाजा को क्या बोलेंगे? कोबरा वगैरह को क्रेत और वाइपर। ये इनका क्या है? डायग्राम दिखा रखा है। ये कौन सी है? वृक्ष छिपकली, ये घड़ियाल, ये कछुआ, ये सांप। आगे देखते हैं हम। वर्ग एवीज। एवीज में क्या आएंगे? पक्षी। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। एवीज का मुख्य लक्षण क्या होगा? शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता। आप सभी ने अब तक पक्षी देखे हैं, बहुत सारे पक्षी देखे हैं, अलग अलग वैरायटी, चिड़ी, तोता, मैना, बाज, मोर। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑर्चिड, शतुमुर्ग को छोड़कर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है सामान्य साइंस का। जो पक्षी नहीं उड़ता उसका क्या नाम है? ऑर्चिड, जिसे शतुमुर्ग कहते हैं। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेकिन दिमाग में याद जरूर कीजिएगा। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऑर्चिड, शतुमुर्ग। और शतुमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है। ये भी एक सामान्य विज्ञान का बेसिक क्वेश्चन है। इनमें क्या पाई जाती है? चोंच। मुंह की जगह क्या पाई जाती है? चोंच। अगर पाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, जो आगे वाले पैर होते हैं वो तो रूपांतरित होकर क्या बना देंगे? पंख। पश्चपाद में सामान्यतः शकल होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। जो पीछे के पैर होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्लग प्रेजेंट होते हैं, जो उनके चलने, तैरने, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा कैसी होती है? शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर और कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये याद रखना, पक्षियों की पूंछ में कौन सी ग्रंथि होती है? तेल ग्रंथि। एक ही ग्रंथि पाई जाती है पक्षियों में, और वो कौन सी है? तेल ग्रंथि। अपने दिमाग में ये ग्रंथि की छवि बना लो। पक्षियों की पूंछ में कौन सी ग्रंथि है? तेल ग्रंथि। इसको याद करने का कैसा तरीका है? आप एक पक्षी को देख रहे हैं, जैसे चिड़िया को, उसकी एक लंबी सी पूंछ है, उस पूंछ से क्या निकल रहा है? तेल। तो पक्षियों की पूंछ में क्या है? तेल ग्रंथि। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायु कोश युक्त होती है। जो अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां हैं वो क्या होगी? खोखली होंगी। अंदर का जो कंकाल है उनकी अस्थियां हैं वो अंदर से कठोर नहीं होती, निग्गर नहीं होती, खोखली होती है, और उनमें वायु कोश उपस्थित होते हैं। और इन्हीं वायु कोश की वजह से इनका वजन कम होता है और उड़ने में सहायता करती हैं ये।
अगर इनकी अस्थियां भारी हो जाएंगी तो इन्हें उड़ने में दिक्कत होगी, वजन ज़्यादा होगा, फिर उड़ने में कठिनाई होती है। तो पक्षियों के अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां कैसी होंगी? खोखली वायु कोश युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप तथा पेशनी होती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना कैसी होगी? क्रोप तथा पेशनी होगी। पाचन पथ में क्रोप और पेशनी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। पहले 3 प्रकोष्ठ का चल रहा था, लेकिन मगरमच्छ में हृदय कैसा था? 4 प्रकोष्ठ का। लेकिन वर्ग एवीज में हृदय कैसा होगा? 4 प्रकोष्ठ का होगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह समतापी होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब तक के प्राणी कौन से थे? असमतापी। लेकिन एवीज वर्ग से आगे कैसे होंगे? समतापी प्राणी होंगे। इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, इनके शरीर का तापमान कैसा होगा? नियत बना रहेगा। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस में जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। श्वसन किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण इसमें कौन कौन सा लेंगे हम? मेरे साथ उदाहरण को बोलने का कष्ट कीजिएगा। कार्वस, कौवा, कोलुम्बा, कपोत जिसे कबूतर कहते हैं, सिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑर्चिड, पेवो मोर, एंटीडायंटिस पेंगुइन, सुडोगाइपस गिद्ध। एक बार फिर से बोलिएगा। कार्वस, कौवा, कोलुम्बा, कपोत, सिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑर्चिड, पेवो मोर, एंटीनोडाइटिस पेंगुइन, सुडोगाइपस गिद्ध। आप सभी ने ये पक्षी या तो अपने जीवन में लाइव देखे हैं या फिर टेलीविजन मोबाइल में जरूर देखे हैं, तो आपको इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी ने देखे हैं, एक बार नाम को पढ़ते ही आपको याद हो गए हैं। ये इनका डायग्राम है, चील का, शुतुरमुर्ग का, तोते का और मोर का। और आज का लास्ट अपना वर्ग है स्तनधारी वर्ग। इसको देखते हैं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल के घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। जो स्तनधारी है वो कहाँ पर मिलेंगे? सभी प्रकार के वातावरण में, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग में हो, चाहे रेगिस्तान हो, जंगल के घास के मैदान हो, अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने के अनुकूल होते हैं। मतलब कुछ उड़ने की क्षमता रखते हैं तो कुछ पानी में रहने की भी क्षमता रखते हैं। स्तनधारियों का सबसे बड़ा मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि है। अब स्तनधारी नाम से क्या करेंगे हम? इनमें स्तन ग्रंथि मिलेगी, जो क्या करती है? दूध उत्पन्न करती है। और जो नए बच्चे पैदा करते हैं उन्हें वो शुरुआती दिनों में दूध के द्वारा पोषण देते हैं, जिनसे बच्चों को पोषण प्राप्त करते हैं, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करेंगे। जब वो छोटे होते हैं, अपना भोजन नहीं खा लेने की क्षमता होती है, तो वो दूध से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। कितने जोड़ी पैर होते हैं इसमें? 2 जोड़ी, जो हेल्प करते हैं चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बाल प्रेजेंट होते हैं। और ये रोम क्या करते हैं? कई बार ये गैसों के आदान प्रदान में भी हेल्प करते हैं या फिर उत्सर्जन में भी हेल्प करते हैं। बृहाकरण पल्लव पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे इनमें? कान पाए जाएंगे। कान का बृहाकरण पल्लव प्रेजेंट होगा। जबड़े, विभिन्न प्रकार के दांत जो मसरूडों की गर्तिका में लगे होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? दांत जो मसरूडों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होगा। कौन सा? 2 आलिंद, 2 नीले। हृदय कैसा होगा? 4 प्रकोष्ठ का। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी? पेशीय डायफ्राम के द्वारा, फेफड़ों की सहायता से। लिंग अलग होते हैं, निषेचन आंतरिक होगा। मतलब मादा और नर अलग अलग होंगे और निषेचन कैसा होगा? आंतरिक।
कुछ एक को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब एक आधे अपवाद को छोड़कर ज्यादातर स्तनधारी क्या होते हैं, जरायुज होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। परिवर्धन कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। इनमें परिवर्धन कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण का देखते हैं हम। अंडज ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस या डकबिल। अंडा देने वाला है कौन सा है, ऑर्निथोकेरेकस, प्लेटिपस या डकबिल। जरायुज जो बच्चे को जन्म देते हैं, मैक्रोपस कंगारू। कंगारू क्या है, छोटे बच्चों को जन्म दे देंगे। फिर जो मादा कंगारू होती है उनके पेट में एक थैली होती है और वो बच्चों को उसमें रखते हैं। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। टेरोपस क्या होंगे, फ्लाइंग फॉक्स। कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलिनिप्टोरा ब्लू व्हेल, पैंथरा ट्राइगस बाघ, पैंथरा लियो शेर। एक बार फिर से इन एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। अंडा देने वाला कौन सा है, ऑर्निथोरिकस। बस आपका मेरे ख्याल से ये एक नहीं देखा हुआ होगा अंडा देने वाला, जरायुज सारे जानवर आपके देखे हुए हैं। अंडज कौन सा होगा, ऑर्निथोरिकस। ऑर्निथोरिकस जिसे प्लेटिपस या डकबिल भी कहेंगे। जरायुज में कौन कौन से आएंगे, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेल्फिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा ट्राइगस बाघ, पैंथरा लियो शेर। ये क्या है, इनके डायग्राम। ये डकबिल का डायग्राम है, ये कंगारू का, ये चमगादड़ का और ये ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल क्या है, सबसे बड़ी स्तनधारी। ब्लू व्हेल एक मछली नहीं है, ये क्या है, स्तनधारी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ब्लू व्हेल को आप मछली मानते होंगे, ये क्या है, मछली नहीं है, ये एक स्तनधारी है जो सबसे बड़े प्राणी है, प्राणी में आती है। आगे ये सारणी दी गई है, जो आपने अब तक पढ़ा है उसका पूरा विवरण दिया गया है, किसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं। ये आपके एक नोट्स टाइप में के रूप में हेल्प करेगी भी, किस में संगठन स्तर कैसा है, समिति कैसी है, गुहा कैसी है, खंडी भवन है या नहीं, पाचन तंत्र पूर्ण है अपूर्ण है, परिसंचन तंत्र उपस्थित है या फिर पूर्ण है अपूर्ण है, कैसा है, श्वसन तंत्र प्रेजेंट है या नहीं, विशेष लक्षण, एक एक उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिए। ये सारणी आपकी क्या करेगी, नोट्स का काम। फ्रेंड्स, आज अपना 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 5 को शुरू करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करना। धन्यवाद।